नमस्कार। श्री राम पीजी महाविद्यालय के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज की ज्योग्राफी क्लास में बात करते हैं। देखिए, आज जो हमारी क्लास होने जा रही है वो है बीए फर्स्ट ईयर प्लस में बीए बीएड फर्स्ट ईयर और एमए प्रीवियस में। हमारा जियोमॉर्फोलॉजिकल पार्ट चल रहा था। जियोमॉर्फोलॉजिकल में हम बात कर रहे थे भूकंप की। भूकंप पे हम कल बात कर रहे थे भूकंप पे, और कल हमने अर्थ किया था भूकंप का कि भूकंप किसे कहते हैं। हमने भूकंप के अर्थ के बारे में बात की थी। तो मैंने बताया था कि पृथ्वी के अंदर आंतरिक बल के कारण, पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो आंतरिक फोर्स लगता है या आंतरिक बल लगता है, उसके कारण पृथ्वी में तरंगें उत्पन्न होती है। तरंगें उत्पन्न होती है, उन तरंगों से क्या होता है, पृथ्वी में हलचल होता है। पृथ्वी में हलचल होता है, और जब पृथ्वी में हलचल होता है, उससे हिलने के कारण, पृथ्वी के हिलने के कारण हमारे पृथ्वी के ऊपर भूकंप आता है। मैंने बताया था भूकंप से कोई नुकसान, ज़्यादा नुकसान नहीं है। देखिए, अगर भूमि फट जाए और लोग उसके अंदर चले जाए वो एक अलग बात है, लेकिन जहाँ तक बात की जाए भूकंप से कोई बड़ा नुकसान नहीं है। मैंने आपको कल भी बताया था भूकंप से, देखिए एक हम बहुत बड़े भूभाग खेत में खड़े हैं और वहाँ अगर भूकंप आ जाए, आसपास कुछ भी नहीं है ऊपर गिरने के लिए आपके, तो वहाँ आपका ज़्यादा से ज़्यादा झटका महसूस होगा, तो आप नीचे गिर सकते हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। दूसरी बात, भूकंप का प्रभाव कहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है, तो भूकंप का प्रभाव मैंने आपको बताया था, भूकंप का प्रभाव जनसंख्या पे निर्भर करता है। जहाँ पर जनसंख्या का दबाव अति सघन होगा, जहाँ पर जनसंख्या का दबाव अति सघन होगा, जहाँ पे हम कह सकते हैं महानगर है, जनसंख्या का दबाव बहुत ज़्यादा है, सड़कें छोटी छोटी है, उनके जो इमारतें हैं वो बहुमंजिला इमारतें हैं, वहाँ पे सड़कें जो है वो अपने कह सकते हैं ओवर ब्रिज वगैरह बने हुए हैं, बांध वगैरह बने हुए हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ कारक होते हैं जिनसे हम कह सकते हैं कि मानव के द्वारा जो इस धरती पे भूदृश्य बनाए गए हैं, या मानव ने अपनी आवश्यकता के अनुसार जो भी वस्तुओं यहाँ पर आविष्कार किया है, उन्हीं के द्वारा नुकसान होता है। देखिए, आज भूकंप आता है और हम जिस कमरे में बैठे हैं तो उसके नीचे दबने से, उस कमरे के मलबे से हमारी मौत हो जाती है। या हम बात कर रहे हैं कहीं जा रहे हैं तो पुल के ढहने से भूकंप का झटका महसूस हुआ और ओवर ब्रिज जो होते हैं वो ढह गए या बांध टूट गए। या हम बात करते हैं जब झटका महसूस होता है तो बिजली की तारें वगैरह होती है, उनमें स्पार्क हो जाती है, आग लग जाती है, गैस सिलेंडर फट जाते हैं। तो ये जो हम कह सकते हैं कि जिसके कारण क्या होते हैं, भूकंप की घटना ज़्यादा क्रिएट होती है। तो हम बात करते हैं भूकंप का सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो हम जो बहुत ज़्यादा सघन जो महानगर होते हैं उनके अंदर होती है। जैसे जैसे जनसंख्या का दबाव घटता जाएगा वैसे वैसे भूकंप का प्रभाव कम होता जाएगा। जैसलमेर के अंदर हम बात करते हैं, जैसलमेर के अंदर सबसे कम प्रभाव होगा क्योंकि जनसंख्या वहाँ है ही नहीं। वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा झोंपड़े होंगे, झोंपड़े गिर जाएंगे, गिरने से हम दब जाएंगे और वो खड़े हो जाएंगे। थोड़ी बहुत चोट लग सकती है लेकिन जन धन की ज़्यादा हानि नहीं होती। लेकिन भूकंप जो है वो अपने आप में एक आकस्मिक बल के अंतर्गत आता है। कल हमने बात की थी भूकंप के प्रभाव हमने कर लिए थे, भूकंप के कारण कर लिए थे। भूकंप के प्रभाव तो जो हमने कारण किए थे, भूकंप किस किस कारण से आ सकते हैं, तो वो हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हमने बात की थी भूकंप के द्वारा, आज हमें बात करनी है भूकंप के द्वारा जब भूकंप का पूर्व अनुमान नहीं लगाया जा सकता, पूर्व अनुमान नहीं लगाया जा सकता। कल मैंने बताया था आज तक ऐसा कोई वैज्ञानिक नहीं हुआ जो भूकंप के बारे में आपको पूर्व अनुमान बता दे कि इतने बज के इतने मिनट पे भूकंप आएगा। लेकिन फिर भी अगर बात करें तो वायुमंडल के अंदर एक गैस है रेडान। अगर रेडान गैस के अंदर बढ़ोतरी हो रही है तो आप समझिए कि भूकंप आने के संकेत है। आए नहीं है वो एक अलग बात है, लेकिन अगर वायुमंडल में जो रेडान गैस बढ़ रही है तो वो भूकंप आने के संकेत पैदा कर रही है। दूसरी बात करते हैं भूकंप आने के जो मूल कारण है वो हमारी तरंगें होती है, और उन तरंगों को हमने कल 3 प्रकार से डिवाइड किया था। तो भूकंपीय तरंगे, भूकंपीय
भूकंपीय तरंगे। तरंगे, भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की थी। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की भूकंपीय तरंगों की हमने बात की थी। वो 3 तरंगे कौन कौन सी है? PSL, 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 ये 3 प्रकार की तरंगे हैं। P से बनता है प्राथमिक तरंग। क्या बनता है? प्राथमिक तरंग, अंग्रेजी में इसे कहते हैं प्राइमरी वेव। और S का अर्थ होता है द्वितीयक तरंग, यहां इसको कह सकते हैं सेकेंडरी वेव। और ये है लाइन, या इसको कह सकते हैं लंबी तरंग। लाइन, या इसको ये यहां पर अपने नाम रख सकते हैं धरातलीय, धरातलीय तरंग। तो प्राथमिक तरंग, द्वितीयक तरंग और लाइन वेव्स जो होती है, या लंबी जो तरंगें, सबसे ज्यादा लंबी तरंगें जो होती है, और इसको अपने धरातलीय तरंग भी कहते हैं। कल हमने बात की थी प्राइमरी तरंग के बारे में। प्राथमिक तरंग, ये जो पी तरंग होती है, इसे प्राथमिक तरंग क्यों कहा जाता है, इसे प्राइमरी वेव क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब भूकंप महसूस किया जाता है, जब भूकंप आता है, तो सबसे पहले यही तरंग पहुंचती है। सबसे पहले धरातल पर यही तरंग पहुंचती है। तो जब धरातल पर सबसे पहले यह तरंग पहुंचती है, तो इसका नाम पड़ गया प्राथमिक तरंग। दूसरी बात, इसमें मैंने आपको कल बताई थी कि इसमें सबसे तेज गति होती है, सबसे तेज गति की तरंग होती है। और जब सबसे तेज गति की होती है, तो ही तो ये क्या होती है, पहले आती है, सबसे तेज गति की। फिर मैंने बताया था ठोस, गैस और द्रव, तीनों पदार्थों के अंदर से ये पार हो जाती है। ठोस, गैस और द्रव, तीनों पदार्थों में ये पार हो जाती है। आगे हम बात करते हैं, यह जो तरंग है, ये पृथ्वी के कोर में भी प्रवेश कर सकती है, कोर में प्रवेश कर सकती है, लेकिन और कोई तरंग पृथ्वी के कोर में प्रवेश नहीं कर सकती। तो ये कोर में भी प्रवेश कर सकती है, ये ठोस, गैस, द्रव में भी चलती है, ये सबसे तेज गति की तरंग होती है और धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है। तो इसे कहते हैं प्राथमिक तरंग। क्या कहते हैं? प्राथमिक तरंग। आगे हम बात करते हैं इस तरंग को हम बात करते हैं अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। अनुदैर्घ्य तरंग, या इसको कह सकते हैं हम अनुलंब तरंग। अनुलंब तरंग, अनुलंब तरंग, या हम इसको कह सकते हैं संपीड़न तरंग। संपीड़नात्मक तरंग। तो ये तरंग के कई नाम है, अनुदैर्घ्य तरंग, अनुलंब तरंग, संपीड़नात्मक तरंग, ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग, ध्वनि तरंग क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ध्वनि तरंग के समान होती है। जब हम किसी चीज को पुकारते हैं, तो वो किसी न किसी हमारे से मुंह से निकली हुई जो आवाज होती है वो जाती है और किसी से टकरा के हमें वापस सुनाई देती है। तो ये जो कई बार हम किसी को आवाज लगाते हैं और वो आवाज कुछ देर बाद जब हम बोलते हैं उसके तुरंत बाद हमें पुनः सुनाई देती है, तो वो ध्वनि तरंग है। माने एक बार आवाज निकलने के बाद किसी भी माध्यम से वो टकरा के किसी से वो हमारे पास पुनः पहुंचती है, तो वो ध्वनि तरंग। इसी प्रकार ये प्राथमिक तरंग है, ये एक बार आगे जाती है, पुनः पीछे आती है, फिर आगे जाती है, पुनः पीछे आती है, तो आगे पीछे चलती है। तो ये हमारी होगी प्राथमिक तरंग। तो हमने कल प्राथमिक तरंग के बारे में बात कर ली थी। और प्राथमिक तरंग जो होती है
वो लंबवत तरंग होती है, लंबवत तरंग कह सकते हैं इसको। आगे हम बात करते हैं, इसकी जो गति होती है ये 6 से 9 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ठोस, गैस, द्रव तीनों में ये गति कर सकती है। सर्वाधिक इनकी गति जो होती है, अभी मैंने बताया था ठोस, गैस, द्रव तीनों में गति कर सकती है, लेकिन ठोस में ये सर्वाधिक गति करती है। ठोस के अंदर क्या करती है? सर्वाधिक गति करती है ये। आगे हम बात करते हैं देखिए दरार या भ्रंश घाटी का इससे निर्माण होता है। और आगे हम बात करते हैं एस तरंग के बारे में, सेकेंडरी वेव्स के बारे में और एस तरंग के बारे में। एस तरंग, हमने प्राथमिक तरंग कर ली, इसके बाद हम करते हैं एस तरंग। एस तरंग, एस तरंग को कहते हैं द्वितीयक तरंग या सेकेंडरी तरंग। देखिए हम बात करते हैं इसे द्वितीयक या सेकेंडरी तरंग क्यों कहते हैं, क्योंकि ये P के बाद आती है, P के बाद पहुंचती है। तो ये 2 नंबर पे पहुंचती है, P पहले आती है, S बाद में आती है, इसलिए इसे सेकेंडरी तरंग या द्वितीयक तरंग कहते हैं। यह तरंग जो होती है, एस तरंग जो होती है, यह शरीर तरंग या हम कह सकते हैं प्रकाश तरंग के समान होती है, प्रकाश तरंग के समान होती है। तो ये जो तरंग होती है वो प्रकाश तरंग के समान होती है, लेकिन जो पी तरंग होती है वो ध्वनि तरंग के समान होती है। इसे द्वितीयक या सेकेंडरी वेव्स कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी जो गति होती है, इसकी जो गति होती है इसकी जो गति होती है 4.5 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। और एस तरंग की हमने बात की थी 9 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड गति होती है। तो ये हमारी क्या होती है? सेकेंडरी तरंग होती है। लेकिन ध्यान रखना, यह गति सिर्फ यह केवल ठोस में गति करती है, यह केवल ठोस में गति करती है। ठोस में, द्रव में या गैस में ये गति नहीं करती, द्रव या गैस में गति नहीं करती, द्रव में ये लुप्त हो जाती है, द्रव पदार्थ में यह लुप्त हो जाती है। आगे हम बात करते हैं द्रव पदार्थ में यह लुप्त हो जाती है, लेकिन इसका जो नाम है वो अनुप्रस्थ तरंग है। क्या नाम है इसका? अनुप्रस्थ तरंग। इसे अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ तरंग, इसे अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। ठीक है, जहां पर द्रव पदार्थ आ जाता है, जैसे हम पृथ्वी की बना के देख लेते हैं, ये हमारी पृथ्वी है, और यहाँ पृथ्वी पर यहाँ मान लो भूकंपीय तरंगे आती है, तो ये जो तरंगे होती है, ये तरंगे ऐसे, ये हमारा जो द्रव वाला भाग है इसको ये तरंगे छोड़ देती है। द्रव पदार्थ है, यहाँ द्रव पदार्थ को छोड़ देगी और ये तरंग ऐसे गुजरेगी। ठीक है, तो ये पृथ्वी के बीच में नहीं आती, ये पृथ्वी के कोर में प्रवेश नहीं करती। यह तरंग पृथ्वी के कोर में, यह तरंग कोर में प्रवेश नहीं करती, कोर में प्रवेश नहीं करती। यह तरंग पृथ्वी के कोर में प्रवेश नहीं करती। आगे हम बात करते हैं, ये जो अनुप्रस्थ तरंगे जो होती है या जो सेकेंडरी जो तरंग होती है,
ये तरंगें, यह जो तरंग होती है यह 4.5 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, और ये इसकी जो दिशा होती है ये ऐसे होती है। ये तरंग यहाँ से चलेगी, पहले इधर जाएगी, फिर ये तरंग इधर जाएगी, फिर ये तरंग इधर जाएगी, फिर ये इधर जाएगी, फिर इधर जाएगी, ऐसे आगे बढ़ेगी। ये दाएं बाएं आगे बढ़ती है। लेकिन मैंने बताया था पी तरंग जो है पहले वो जाएगी, फिर वापस आएगी, फिर आगे जाएगी, फिर वो वापस आएगी, फिर आगे जाएगी, फिर वापस आएगी, ऐसे। तो ये कौन सी तरंग है? पी तरंग। ये कौन सी तरंग है? पी तरंग। लेकिन ये कौन सी तरंग है? एस तरंग। एस तरंग। आगे हम बात करते हैं, ये दोनों का मारक पी और एस, नोट लगा के लिख लेना। पी तरंग और एस तरंग का मार्ग जो होता है, मार्ग अवतल होता है, अवतल होता है, जबकि एल तरंग का मार्ग उत्तल होता है। क्या होता है? उत्तल होता है। आगे हम बात करते हैं एल तरंग की। क्या करते हैं? एल तरंग की। एक और लिख लीजिए, 1909 के अंदर 1909 के अंदर एक वैज्ञानिक था ओल्डम। 1909 में एक वैज्ञानिक था ओल्डम। 1909 में एक ओल्डम वैज्ञानिक था। इसने कहा था कि ऐसा तरंग जो होती है पृथ्वी पर 120 डिग्री के बाद लुप्त हो जाती है। 120 डिग्री पर जाके लुप्त हो जाती है। ये 1909 में ओल्डम ने बताया था कि 120 डिग्री पर ऐसा तरंग लुप्त हो जाती है। भूकंप मूल के उन्तोदर होती है। ठीक है, उन्तोदर माने इसका ढाल, इसका जो गति होती है, मार्ग होता है, वो क्या होता है? अवतल होता है। इसके बाद हम बात करते हैं, देखिए एल तरंग। एल तरंग के बारे में बात कर रहे हैं। एल तरंग, एल तरंग, ठीक है। एल तरंग, एल तरंग को कहते हैं लाइन तरंग, लंबी तरंग, धरातलीय तरंग, धरातलीय तरंग। तो ये सारी की सारी एल तरंग होती है। एल जो तरंग होती है, एल तरंग यहां पृथ्वी मूल, ठीक है, यहां से आने के बाद ये अधिकेंद्र पे पहुंचती है तरंग। अधिकेंद्र पे आएगी सबसे पहले भूकंप मूल से, और उसके बाद अधिकेंद्र पे आने के बाद ये तरंग धरातल के अंदर आगे बढ़ती है। धरातल के ऊपरी भाग में, धरातल के अंदर चलती है। ये पुनः अंदर नहीं जाती वापस, तो इसे कहते हैं धरातलीय तरंग। लेकिन ये सबसे लंबी तरंग होती है, इसलिए इसे कहते हैं लंबी तरंग। और ये सीधी चलती है, बिल्कुल क्या चलती है? बिल्कुल सीधी चलती है, सीधी चलती है, इसलिए इसको कहते हैं लाइन तरंग। देखिए, मैं एक बार बहुत बार उदाहरण बताता हूं आपको कि देखिए, प्राइमरी तरंग होती है, ये सबसे कम घातक होती है, सबसे कम नुकसान करती है। लेकिन एस तरंग जो होती है वो थोड़ी सी पी से ज़्यादा नुकसानदायक होती है या ज़्यादा विनाशकारी होती है। लेकिन सर्वाधिक जो विनाशकारी होती है, सर्वाधिक जो विनाशकारी होती है, सर्वाधिक विनाशकारी जो तरंग होती है वो ये तरंग है। सर्वाधिक विनाशकारी तरंग जो होती है एल तरंग होती है। मैंने आपको बताया था, अगर कोई लड़ाई हो जाए, मोहल्ले में कोई लड़ाई हो जाए, और उस मोहल्ले के अंदर क्या हो, पहले प्राथमिक वे में बच्चे जो होते हैं वो आते हैं, ठीक है। तो मान लो एक पुरुषों की लड़ाई हो जाती है, तो उसमें क्या होता है, पी तरंग माने पुरुषों की आपस में लड़ाई होगी और उसमें आपस में वो लोग लड़ते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद उसके जो बच्चे होते हैं वो आ जाते हैं। ये हम कह सकते हैं, अगर बच्चों की लड़ाई है तो पहले बच्चे लड़ाई करते हैं, फिर उनके जो पापा होते हैं वो आ जाते हैं, माने पुरुष आ जाते हैं। लेकिन याद रखना
तब तक लड़ाई शांत रहती है, ज़्यादा कोई भड़कने वाली बात नहीं है। लेकिन समझ लो उस लड़ाई के अंदर लेडीज शामिल हो जाए, लेडीज शामिल हो जाए तो वो लड़ाई जो है सबसे विनाशकारी हो सकती है, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण लिया जाता है लेडीज को लिया जाता है, क्योंकि लड़ाई जब वो लेडीज उतर जाती है मैदान में तो वो लड़ाई जो होती है आर पार की लड़ाई होती है। इसलिए हम कह सकते हैं ये लेडीज वाली लड़ाई है, ये तरंग जो है तो वो सर्वाधिक विनाशकारी तरंग है। सर्वाधिक क्या होती है? विनाशकारी तरंग होती है। आगे हम बात करते हैं, ये धरातलीय तरंग होती है, सबसे लंबी तरंग जो होती है, और इनकी गति यह तरंग तीनों तरंगों में सबसे बाद में पहुंचती है। इन तरंगों में सबसे बाद में पहुंचती है ये तरंग, इन तीनों तरंगों में सबसे बाद में पहुंचती है। उसके बाद हम बात करते हैं तीनों तरंगों में सबसे बाद में पहुंचती है, इसलिए सबसे धीमी तरंग है। क्या है ये? सबसे धीमी तरंग है। लेकिन धीमी तरंग है, लेकिन आने के बाद सर्वाधिक क्या होती है? ये विनाशकारी तरंग होती है। उसके बाद हम बात करते हैं आगे, ये अक्षांशीय तरंग होती है, लेटिट्यूडनल हो सकती है, अक्षांशीय तरंगों के समान होती है, और यह ठोस, गैस, द्रव तीनों में गति करती है, लेकिन सिर्फ ये पृथ्वी के ऊपरी भाग में जाती है। ये भूकंप के नतोदर होती है, नतोदर का अर्थ हो गया यह उत्तल मार्ग होता है। इसका मार्ग क्या होता है? उत्तल। इसका मार्ग क्या होता है? उत्तल। नतोदर होती है, नतोदर या उत्तल होती है। इसके बाद हम बात करते हैं, अधिक गहराई पर ये लुप्त हो जाती है। देखिए इसको यहां लिख लेना, अधिक गहराई पर ये लुप्त अपने आप में लुप्त हो जाती है ये अधिक गहराई में। जैसे ये अधिक गहराई में जाएगी तो ये लुप्त हो जाएगी, और ये सर्वाधिक विनाशकारी तरंग होती है, इसके बाद हम बात करते हैं अल तरंग जो होती है, धरातलीय तरंग होती है। आगे हम बात करते हैं, इसके बाद में अब कुछ नई तरंगें आ गई है, जिसका नाम है पी के साथ स्टार वाली तरंगें आ जाएगी, और एक कोनार्ड की तरंग है, कोनार्ड तरंग। देखिए एक तो आती है पी स्टार तरंग और आती है एस स्टार तरंग, ये नवीन खोज की गई है। एक पी जी तरंग और एक एस जी तरंग, तो ये चार जो तरंगें हैं इनके बारे में खोज की गई है। और ये पी जी तरंग जो है ये जेफरीज ने खोजी थी, जेफरीज ने खोजी है। और ये जो दोनों तरंगें हैं ये कोनार्ड ने खोजी थी, कोनार्ड ने खोजी है, ये कोनार्ड ने खोजी है स्टार वाली तरंगें जो है। और कोनार्ड ने जो खोजी थी ये 1926 में खोजी, 1926 में इसकी खोज की है, लेकिन इसने 1906 में खोज की थी। जेफरीज ने 1906 के अंदर खोज की थी और कोनार्ड ने 1926 में खोजी। आगे देखिए हम बात करते हैं पीजी तरंग जो होती है, पीजी तरंग या पी स्टार जो तरंग होती है, पी स्टार। बस इतना ध्यान रख लेना, ये जो स्टार वाली तरंग होती है ये बेसाल्ट में चलती है, बेसाल्ट के अंदर गति करती है, जबकि ये ग्रेनाइट और नीस के अंदर गति करती है, ग्रेनाइट और नीस में गति करती है, ग्रेनाइट और नीस में गति करती है। बेसाल्ट में पी स्टार जो होती है बेसाल्ट के अंदर गति अधिक होती है, जबकि पी जी और एस जी है इसकी ग्रेनाइट में गति होती है। ये जेफरीज ने जो पी जी वाली तरंगों की या एस जी तरंगों की खोज की थी, ये कल्पा घाटी के अंदर पता लगाया था।
और इनकी जो पीजी तरंग जो होती है 2.5 से 4.5 प्रति सेकंड होती है, और पी स्टार और एस स्टार होती है, इसकी गति 4.5 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। सर्वाधिक भूकंप प्लेटों के अभिसरण किनारों पर आते हैं, ये लिख लेना। सर्वाधिक जो भूकंप होते हैं, सर्वाधिक भूकंप प्लेटों के अभिसरण किनारों पर आते हैं, आगे हम बात करते हैं सर्वाधिक भूकंप जो होते हैं प्लेटों के अभिसरण किनारों पर आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अभिसरण किनारों पर आते हैं, इसके बाद जो है इसमें पृथ्वी के आंतरिक संरचना का। अब एक बात आपसे पूछ ले कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता लगाने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण है, अगर आपको ज्वालामुखी दी हो, ज्वालामुखी और उसके साथ दे दिया आपको भूकंप, और आपसे ये पूछ ले कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पता लगाने के लिए सबसे कारगर सिद्ध कौन है, तो ये भूकंप है। तो भूकंप के द्वारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना को, भूकंप की जो तरंगें होती है उससे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पता लगाया जाता है। आज की जो हमारी क्लास है वो भूकंप के बारे में कंप्लीट होती है। कल हम एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।